वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल की क्लास आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पे ली थी और पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया। लेकिन आज की ये जो क्लास होगी उस क्लास में हम उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि एक एक करके सारे बच्चे ध्यान से देखें। इसका यूज़ बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ किस वजह से करते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे आसान है उसी की ओर मैं लेके चलता हूँ और एक क्वेश्चन को कैसे आपको पढ़ना है ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इस पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे करोगे आप। ठीक है, कैसे करोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपने पढ़ा पर्सन, अगर दोस्तों आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा है पर्सन, अगर ये पर्सन पढ़ा है तो इस पर्सन को मैंने कहा कि ये पर्सन 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आप कहोगे कौन कौन सा? तो सबसे पहले मैंने कहा था कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन और इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। इन्हीं पर्सन्स के बारे में स्टडी करने के लिए आपकी क्लास ये जो अभी चल रही है और आप लोग यहाँ पे बैठे हो। मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि अगर फर्स्ट है तो आप उसको एक के नाम से जानोगे, अगर मैं बोलूँ सेकेंड पर्सन तो इसको आप 2 के नाम से जानेंगे और अगर मैं बोलूँ थर्ड पर्सन तो इसको आप जानोगे किसके नाम से? इसको आप जानोगे 3 के नाम से। तो आपको 1 2 3 का ये सीक्वेंस याद रखना है। अब आप पूछ रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि चाहे सोच में पढ़ रहे हो कि आखिर ये 1 2 3 क्या है। तो 1 2 3 से आपको सीधा नज़र आ रहा होगा। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। इसका अगर मैं सीक्वेंस बताऊं, अगर मैं बताऊं कि फॉर्मूला नंबर 12 इस्तेमाल होगा तो फॉर्मूला नंबर 12 का मतलब क्या है? 1 और 1 के बाद क्या आएगा? 2। इसका मतलब ये हो गया फॉर्मूला नंबर 12। अगर मैं बोलूँगा फॉर्मूला नंबर 23, इसका मतलब 2 और ये क्या हो गया? 3। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुत ही कायदे का है। सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट पर्सन जो है, ये फर्स्ट पर्सन में आपको किसको किसको याद रखना है? तो फर्स्ट पर्सन में आपको आई को याद रखना है और वी को याद रखना है। सेकेंड पर्सन में आपको यू को याद रखना है और थर्ड पर्सन में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको याद रखना है किसको? तो आपको याद रखना है ही को, आपको याद रखना है सी को, आपको याद रखना है यहाँ पर इट को और आपको यहाँ पे याद रखना है किसको? दे को। और यहाँ पे याद रखोगे आप आई को और यहाँ पे याद रखोगे वी को। ये टोटल अगर मैं मिलाऊं तो टोटल मिला के अगर इसका जो नंबर आता है, इसका जो नंबर आता है दोस्तों, ये जो पर्सन टोटल मिला के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको मिला के जो हमारा नंबर आता है, ये हमारा नंबर आता है 1, ये नंबर आता है 2, ये आता है 3, ये आता है 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6 और ये आएगा 7। यानी टोटल मिला के जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मिला के आपका जो टोटल नंबर आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। अब इन्हीं के बारे में आपको पूरा डीप स्टडी करना है, आखिर इनका यूज़ कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कब करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक चीज़ बड़ा आसान तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ। और वो चीज़ें आसान क्या है? वो चीज़ें आसान इस वजह से है, अगर आई है तो इस आई का जो दूसरा फॉर्म आएगा दोस्तों वो आपके लिए आएगा मी के रूप में। अगर वी आएगा तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। अगर यू आएगा ना तो यू का ऑब्जेक्ट दोस्तों यू होता है। अगर ही आएगा तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। कल की क्लास में मैंने ये सारा डेटा आप लोगों को दिया था। ठीक है, अगर सी के बारे में बात करोगे दोस्तों तो वो क्या होगा? हर होगा। और अगर इट के बारे में बात करेंगे तो इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। और अगर दे के बारे में बात करेंगे तो दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? ये होता है देम। इसका मतलब है कि इन दोनों का अगर नंबर आप चेक करोगे तो ये दोनों का नंबर कितना होता है? 7 होता है।
अब ज़रा मैं एक ही क्वेश्चन का बताता हूँ, एक ही फॉर्मूला बताता हूँ, जिसके बाद आपको कब आई यूज़ करना है, कब मी यूज़ करना है, कब वी यूज़ करना है, कब अस यूज़ करना है, यानी कहाँ पे आपको आई को रखना है, कहाँ पे आपको मी को रखना है, कहाँ पे यू आएगा, सॉरी कहाँ पे वी आएगा, कहाँ पे अस आएगा, कहाँ पे पहला वाला यू आएगा, कहाँ पे दूसरा वाला। यानी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कैसे याद रखोगे। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का केस आप लोगों को कैसे याद रखना होगा वो आपको याद रखना है। दोस्तों जितने भी लोग आप लोग लाइव हैं देख रहे हैं मुझे, मैं आपको एक चीज़ पहले फिर से कंफर्म करा दूं, आपको जो फार्मूला मैं यहाँ पे अभी लिखने जा रहा हूँ, जो फार्मूला अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उस फार्मूले में आपको केवल इतना ध्यान देना है कि अगर मैं किस टाइप को सर्किल कर रहा हूँ, किस पॉइंट को मैं सर्किल कर रहा हूँ और उसके बाद क्या रहेगा तो आपको क्या करना है। यानी कि कौन सी चीज़ आपको पूरे सेंटेंस में दिखाई देगी कि आप उसके बाद आई को रखोगे, और कौन सी चीज़ दिखाई देगी उसके बाद आप मी को रखोगे। समझ गए? आपको बड़ी आसानी से मैं समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। अब ज़रा देखिए आप कैसे काम करोगे, आप कैसे इस पे काम करेंगे तो ज़रा मैं बता दूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको दिखाई देता है टू बी, क्या दिखाई देता है? टू बी। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया टू बी और यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया दोस्तों टू बी, समझ रहे हैं? इसको ज़रा मैं एक सेकेंड, इसको ज़रा मैं कायदे से समझाता हूँ, और कायदे से समझाऊँ उसका मेरे पास दो तरीका है। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैं लूँगा, और दूसरा फॉर्मूला है कि सबसे पहले मैं क्या रखूँगा? सब्जेक्ट को। सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट को रखिए और सब्जेक्ट के बाद आगे जाइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा टू बी। क्या मिलेगा? टू बी। और इस टू बी के बाद अगर आप आई को रखते हैं, अगर आप वी को रखते हैं, अगर आप यू को रखते हैं, अगर आप ही को रखते हैं, अगर आप सी को रखते हैं, अगर आप इट को रखते हैं और अगर आप दे को रखते हैं, तो ये का ये सारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब दोस्तों जो मैं बताऊं उसको एक बार और ध्यान से सुनिए। अगर मैंने कहा कि सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही, होगा ना, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको मेन पॉइंट ये याद रखना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टू बी आएगा ना, हम यही पढ़ रहे हैं, अगर टू बी आ गया सेंटेंस में ना, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसको आप पढ़ रहे हो, आपको भले ही मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बिना अर्थ समझे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि सेंटेंस में आपको कहीं पढ़ते चले गए और वहाँ पे टू बी आ गया, अब इसका मतलब मैं बताऊँगा, लेकिन अभी मैं उस लेवल पे काम करना चाहता हूँ जहाँ पे किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन कैसे सही हो सकता है अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे। और वो थोड़ा सा ध्यान तो आप ही को देना होगा ना। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ कि यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट करो और समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि सेंटेंस में आपको कुछ नहीं मालूम है, सेंटेंस में केवल टू बी को देखना है। चश्मा लगाइए, बिना चश्मे का लगाइए और यहाँ पे आप टू बी को देख लीजिए। अगर सेंटेंस में कहीं टू बी आ गया तो उस टू बी के बाद आप अगर आई को रखते हैं तो सही है, अगर आप वी को रखते हैं तो भी सही है, अगर आप यू को रखेंगे तो सही है, अगर आप किसको रखेंगे? ही को, सही है, अगर आप सी को रखेंगे करेक्ट है, अगर आप इट को रखेंगे करेक्ट है, और अगर आप दे को रखेंगे तो करेक्ट है। यानी टू बी के बाद इन सातों में से किसी एक का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं, याद रखिएगा। टू बी के बाद इन सातों में से कोई भी चीज़ आ सकता है। अगर ये चीज़ आ गया तो एक चीज़ ज़रा और, अब दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे। एक चीज़ का आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे एक नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? दो। अगर सब्जेक्ट आ गया बीच में कोई भी हो, यहाँ पे आपको आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल गया टू बी। अब ज़रा इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस आपको देखना है कि इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है। पहले फार्मूले में भी सब्जेक्ट है और दूसरे फार्मूले में भी सब्जेक्ट है, यानी दोनों में सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में कुछ होगा, लेकिन कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको क्या देखना है? टू बी, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट और टू बी आया है, लेकिन बीच में कौन आया है? ऑब्जेक्ट आया है। अब आप क्या करोगे? थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे टू बी आ गया ना, तो इस टू बी के बाद आपको मी करना है, इस टू बी के बाद आपको अस करना है, इस टू बी के बाद आपको यू करना है, इस टू बी के बाद आपको एच आई एम करना है,
इस टू बी के बाद आपको हर करना है, इस टू बी के बाद आपको इट करना है, और इस टू बी के बाद आपको क्या करना है, देम। इसका मतलब है कि आपको अगर ये किया जाए तो सेंटेंस करेक्ट है। अब ज़रा देखिए, अगर टू बी आ गया ना, दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी जो जरा ढूंढिए आप सभी। अगर कभी टू बी आएगा तो आप, मैंने कहा कि यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है, यही याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर सेंटेंस में टू बी आ गया तो टू बी के बाद अगर ये वाला आता है तो भी करेक्ट है, और टू बी के बाद ये वाला आता है तो भी करेक्ट है। अब जब दोनों करेक्ट है तो स्टूडेंट्स के मन में, यानी हम सभी के मन में ऐसा डाउट आएगा कि अगर ये टू बी के बाद अगर आई और मी दोनों अगर करेक्ट होता है तो ऑप्शन में तो हमको एक ही सिलेक्ट करना है। अगर ऑप्शन में एक ही सिलेक्ट करना है, फिर कब आई होगा, कब मी होगा, कब वी होगा, कब अस होगा, कब ये वाला होगा, कब ये वाला होगा, यानी कब ये नॉमिनेटिव केस होगा और कब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। यही है ना, ध्यान से सुनिए। आपका क्वेश्चन यही है कि टू बी के बाद कब आई सही होगा और टू बी के बाद कब मी सही होगा, आपको यही काम करना है। तो उसका एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं कि अगर सब्जेक्ट और टू बी के बीच में, अगर सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अगर सब्जेक्ट और टू बी के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सारा ऊपर वाला सही होगा, और अगर सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तब नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला क्या होगा, गलत होगा। एक बार और ध्यान से समझिए, मैंने कहा अगर सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि सारे ऊपर वाले सही हैं, नीचे वाला गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट और इस टू बी के बीच में अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पे टू बी के बाद नीचे वाला सही है और सारे ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो मैं एक बार और समझाऊं। अगर दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और टू बी के बीच में कुछ नहीं है, यानी कुछ होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब ये सारे सही हैं। लेकिन इस टू बी के बीच में और इस सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो सारे नीचे वाले करेक्ट हैं और ऊपर वाले सारे क्या हैं, गलत हैं। समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं और अगर नहीं भी समझे हैं तो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, लेकिन इसको मैं मिटाना चाहूँगा, क्योंकि यहीं पे मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन बना के दूंगा ताकि आप क्वेश्चन एक एक करके ध्यान से सीख पाएँ, और ध्यान से जब सीखोगे दोस्तों तभी इसको कर पाओगे। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप क्या होंगे, उतना आप हैबिचुअल होंगे, उतने आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग देख रहे हैं ऊपर वाले को लिख डालिए और नीचे वाले को भी लिख डालिए, क्योंकि मैं अभी इसको डस्ट करूँगा। ठीक है, बस 2 सेकेंड। जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताने हैं आपको। चलिए, अच्छा है। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कैसे समझना है। अब ज़रा पहले 2-3 आपको एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा, उसके बाद इसको डस्ट भी कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ज़रा ध्यान दें। अगर आप ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रा पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर लिखूँ, अगर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे आ गया सी, उसके बाद आ गया लाइक्स, सी लाइक्स टू बी, और यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों आ गया ही का, और यहाँ पे क्या आ गया, हिम का। यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन। आप केवल देखते जाइए। अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों सी, उसके बाद आ गया डज, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद आ गया लाइक मी, सी डज नॉट लाइक मी। अब यहाँ पे आ गया टू बी, और तब यहाँ पे दोस्तों आ गया ही, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया हिम का। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। अगर दोस्तों मैं अगर तीसरा अगर क्वेश्चन लूँ और अगर पूछूं कि तीसरे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे देखिए। अगर सपोज करिए आई, यहाँ पे आ गया डोंट, यहाँ पे आ गया लाइक, यहाँ पर दोस्तों आ गया टू बी, और यहाँ पे आ गया
सी और यहाँ पे आ गया HER हर। आपके लिए ए ऑप्शन, आपके लिए बी ऑप्शन। और अगर मैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की बात करूँ, मैं एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आराम से समझिए। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया HATE आई हेट, उसके बाद आ गया हिम, सॉरी आई हेट हिम, उसके बाद आ गया टू बी और उसके बाद आ गया सी और यहाँ पे क्या आ गया HER हर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब ज़रा आपके पास 4 ऑप्शन हो गए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस हो गए हैं और 4 क्वेश्चन हैं, तो आपको देखना क्या है। मैंने कहा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने कहा कि आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको मैं बताऊं कि सेंटेंस में टू बी यहाँ है, यहाँ पे अगर टू बी है तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा कि अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो ये इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो है। अब ये बताइए कि सेंटेंस में 4 जगह टू बी हो गया ना। अब ज़रा मैं बताऊं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ज़रा ये बताइए कि आपको तो मैंने इसी फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ाया है ना। जो मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया हुआ है। अब ज़रा आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे समझेंगे आप, तो मैं आपको बताऊँ कि दोस्तों अगर यहाँ पे टू बी के बाद अगर ही आएगा तो भी ठीक, अगर हिम आएगा तो भी ठीक। अगर टू बी के बाद यहाँ पे ही आता है तो भी चलेगा, और टू बी के बाद हिम आएगा तो भी चलेगा। अगर टू बी के बाद अगर सी आता है तो भी चलेगा, टू बी के बाद अगर हर आएगा तो भी चलेगा। अगर टू बी के बाद सी आएगा तो भी चलेगा, टू बी के बाद अगर हर आएगा तो भी चलेगा। चलेगा ना। टू बी के बाद आई आए तो भी चलेगा, टू बी के बाद मी आए तो भी चलेगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं चलेगा, दोनों में फ़र्क है। कब किसका यूज़ करना है ये मैंने आपको अभी बताया है। अब ज़रा मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट है और यहाँ पे लाइक्स है, ये बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट और टू बी के बीच में, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है तो आप बोलोगे कि नहीं है। और जब सब्जेक्ट और टू बी के बीच में, जब सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब नीचे वाला गलत होगा, ऊपर वाला क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब है कि हिम। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर है हिम है, तो पहला हिम है और कौन सा है, ही है ना। इसका मतलब है कि टू बी और सब्जेक्ट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला सही है और नीचे वाला क्या है, गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। समझ रहे हैं। अब ज़रा इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे टू बी है तो इसके बीच में कौन आ गया, मी आ गया ना। इसके बीच में कौन आ गया, मी आ गया। और मी क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है ना। अगर ऑब्जेक्ट है, अगर टू बी और सब्जेक्ट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये नीचे वाला सारा करेक्ट है, अब सब ऊपर वाला क्या है, गलत है। इसका मतलब है कि ही ऊपर वाले में आएगा, इसका मतलब ये गलत है, और नीचे वाले में आएगा, इसका मतलब क्या है, सही है। आपको बस इत्मीनान से देखने की ज़रूरत है। जितना इत्मीनान से देखेंगे, ठीक है, आपका आंसर सही होता चला जाएगा। अब ज़रा मैं आप सबको बताऊं कि दोस्तों अगर यहाँ पे आई है और यहाँ पे टू बी है, यहाँ पे डोंट सहायक क्रिया है और लाइक यहाँ पे वर्ब है ना। इसका मतलब है कि टू बी और सब्जेक्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला सही होगा। इसका मतलब है कि हर गलत है और ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। एकदम आराम से, इत्मीनान से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए कि आई है और यहाँ पे टू बी है। अब यहाँ पे इसके बीच में दोस्तों कौन आ गया, हिम आ गया। तो ये बताओ हिम तो ऑब्जेक्ट होता है ना। अगर यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट और यहाँ पे टू बी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है, इसका मतलब है कि इन्हीं में से कोई आंसर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें सी नहीं है, इसमें क्या है, हर है। इसका मतलब सी गलत है और हर क्या है, आपका सही है। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये बड़े सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। बड़े इसको सरल तरीके से समझाया है कि जब सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आपका ऊपर वाला सही है, और जब सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब कि नीचे वाला क्या है, सही है, ऊपर वाला गलत है। समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है, और एक लाइक बनेगा तो एक सब्सक्राइब भी बनेगा। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने लोग ने अब तक शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर करो। धीरे धीरे धुआंधार तरीके से शेयर करिए और एकदम कायदे से आप सीखिए।
एक एक पॉइंट को मैं एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है और मुझे आप लोगों की नींव तैयार करनी है। जितने भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान से देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें और एक एक करके सारा नोट्स बनाएं, एक एक एग्जाम्पल लिखें। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकेंड का। फिर से आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ तब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। ठीक है, फटाफट। जल्दी करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लिखा गया। अगर लिखा गया तो ज़रा मैं आगे बढ़ूँगा, और आगे बढ़ूँगा तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसी की तरीके का मैं लेके आऊँगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है तो ज़रा ध्यान से देखें आप सभी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितने सरल शब्दों में मैं आपको समझा सकता हूँ। मैं एकदम सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ हमको इंग्लिश आ भी रहा है, और आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ज़रा देखिए, उसी वे में, उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, और इसको ध्यान से देखिए। दूसरा ध्यान से देखेंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो। अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों तीसरा फॉर्मूला, और यहाँ पे बताता हूँ चौथा फॉर्मूला। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आया हो और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आया हो, आप ध्यान से देखते जाइए और आगे जाएंगे तो दोस्तों आपको AS मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सेकेंड, मैं आपको इससे भी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे भी सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे दोस्तों कोई सब्जेक्ट आपको दिख गया और इस सब्जेक्ट के बाद अगर अब आपको मिला होगा एज और आपको यहाँ पे मिला होगा देन। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं एकदम सरल शब्दों में फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एज और देन मिलेगा ना, तो एज और देन के बाद आपको यहाँ पे क्या रखना होगा? आई, और यहाँ पे क्या रखना होगा? मी। यहाँ पे आप वी रख सकते हो, आप यहाँ पे यू, आप यहाँ पे ही करना, आप यहाँ पे सी करना, और आप यहाँ पे क्या करना? दे। यानी ये आएगा तो करेक्ट है, और यहाँ पे आएगा अस, यहाँ पर आएगा यू, यहाँ पर आएगा हिम, यहाँ पे आएगा हर, और यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा देम। ये भी करेक्ट है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इस एज के बाद ये वाला आएगा तो भी ठीक, ये वाला आएगा तो भी ठीक, इस देन के बाद ये वाला आएगा तो भी ठीक, इस देन के बाद ये वाला आएगा तो भी ठीक। यानी एज और देन के बाद सेम टू बी वाला कंडीशन है। एज और देन के बाद यहाँ पे ऊपर वाला आया तो भी ठीक, नीचे वाला आया तो भी ठीक। समझ रहे हैं? सेम टू बी वाला कॉन्सेप्ट है। अभी बीच में यहाँ पे ब्लैंक है ना, अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे आप। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते चले जाइए, कुछ भी मिला, कुछ तो लिखा होगा। अगर इस सेंटेंस की शुरुआत होती है और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट और एज और देन के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऊपर वाला करेक्ट है। लेकिन इसके और इसके बीच में दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट नामक कड़ी आ गई, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नामक अगर कड़ी आ गई तो नीचे वाला करेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नहीं आया, अगर ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट और एज देन के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस होगा, और सब्जेक्ट और एज देन के बीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब नॉमिनेटिव केस होगा। समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको अब पूरा कायदे से समझा रहा हूँ, उसको इत्मीनान से देखिए, समझिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे पहला अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, पहला है सी, उसके बाद आ गया इज़, यहाँ पे आ गया एज, यहाँ पे आ गया TALL टाल, यहाँ पे आ गया एज, और यहाँ पे आ गया आई, और यहाँ पे क्या आ गया? मी। यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, दो दो करके मैं बता रहा हूँ, दो दो करके जरा सबको सीखा जाए। अगर दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया सी, और उसके बाद आ गया HATES हेड्स, उसके बाद आ गया HIM हिम, उसके बाद आ गया एज, उसके बाद आ गया मच एज, उसके बाद आ गया आई, और यहाँ पे कौन आ गया? मी। अब ज़रा मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ इत्मीनान से।
एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को मैं अब देखता हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एज तो मिल ही गया होगा। कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर एज तो बोला आपने, लेकिन यहाँ पे एज तो यहाँ भी है, एज यहाँ भी है। दोस्तों ये बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए ऑप्शन पहले वाले के पास है कि दूसरे वाले के पास है। तो आप कहेंगे कि अगर ये पहला है तो ये दूसरा है ना, तो आपको दूसरे से मतलब है, आपको पहले से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया तो दोस्तों यहाँ पर एज है, और इस एज के बाद आप आई रखोगे तो भी ठीक, और यहाँ पे मी रखोगे तो भी ठीक। इस एज के बाद अगर आप आई रखते हैं तो भी चलेगा, अगर आप मी रखते हैं तो भी चलेगा। समझ रहे हैं? अब जब समझ ही गए हैं तो मैं एक और चीज़ कंफर्म करा दूं आपको। अगर यहाँ पे इज है, अगर यहाँ पे एज है, अगर यहाँ पे टॉल है, यानी इस सब्जेक्ट और एज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो, अगर इस सब्जेक्ट और एज देन के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, इसका मतलब है कि ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है, गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ये जो ऑप्शन बी है वो गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और एज आ गया, तो यहाँ पे आ गया हेट्स, यहाँ पे आ गया हिम, यहाँ पे एज और मच। अब यहाँ पे एज और सब्जेक्ट के बीच में अब आपको हिम नामक कड़ी मिलती है, यानी कि हिम जो है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए और हम सबके लिए ऑब्जेक्ट है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जितने लोगों के मन में डाउट होगा अब क्लियर होगा। अगर इस सब्जेक्ट और देन और एज के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के सही होगा। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब है कि ऊपर में आई है तो आई वाला क्या हो गया, गलत हो गया, और नीचे वाले में मी है, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको काम बहुत सलीके से करना है। जब सब्जेक्ट और एज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ऊपर वाला सही हो, यानी आई सही हो गया, मी क्या हो गया, गलत। लेकिन सब्जेक्ट और एज के बीच में अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो एज और देन के बाद क्या रहेगा, नीचे वाला सही होगा, तो अब आई गलत हो गया जो यहाँ पे सही हुआ करता था, अब मी क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में? एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और समझ में आएंगी उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर दोस्तों ध्यान दे दिया आपने तो याद रखिए, आपसे चतुर और आपसे अच्छा इंसान इस पूरे धरती पर नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं 2 सेकंड का फिर से टाइम देता हूँ। आप लोग लिख डालिए, और लिख डालिए कि मैं आके इसके देन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आपको आज समझाऊँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट दूर हो जाए। ठीक है, 5 सेकंड। जाने से पहले एक बार और बोलना चाहूँगा, जितने लोगों ने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और शेयर भी कर लें। ठीक है, 5 सेकंड। हो गया? चलिए, हो गया तो ज़रा अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, इसके दूसरे एग्जाम्पल को समझना है कि अब आपको कैसे काम करना है। एग्जाम्पल्स जितना लगाएंगे उतना बेहतर है। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए कि एग्जाम्पल्स मैं क्या दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में पहला आपको देने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे आ गया एम, उसके बाद आ गया TALLER डॉलर, यहाँ पे आ गया देन, यहाँ पे आ गया ही, और यहाँ पे आ गया HIM हिम। और दोस्तों यहाँ पे मैंने अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे आ गया आई, उसके बाद आ गया HAT हेट, उसके बाद आ गया HER हर, आई हेट हर, उसके बाद आ गया मोर, उसके बाद आ गया देन, उसके बाद आ गया ही, और यहाँ पे आ गया HIM हिम। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब जो मैं बोलूँ उसको फिर से एक बार समझिए, ताकि फिर से आपका कॉन्सेप्ट दूर हो जाए। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया आई और यहाँ पे लिया आई, दोनों जगह हो गया। अब यहाँ पे देन आ गया, तो ये बताओ देन तो यहाँ भी है, देन तो यहाँ भी है। देन के बाद अगर आई आता है, अगर ही आएगा तो भी चलेगा, और यहाँ पे हिम आएगा तो भी चलेगा, चलेगा ना। अगर देन के बाद ही आया तो ऑप्शन नंबर ए, और देन के बाद यहाँ पे हिम आ गया यानी ऑप्शन नंबर बी आ सकता है दोनों।
ठीक उसी तरीके से इस देन के बाद भी आपको यहाँ पे ही मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, हिम मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी मिलेगा ना। अब ज़रा फिर से मैं बताऊं कि यहाँ तक तो सेम है, और अगर सेम है तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मिला है वो आपका क्या है, वो आपका सब्जेक्ट है। क्या है, वो आपका सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट और एज देन के बीच में, सब्जेक्ट और एज देन के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सब्जेक्ट और एज और देन के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब ऊपर वाला सही है तो ऊपर वाले में ही मिलेगा दोस्तों, हिम नहीं। इसका मतलब ये गलत है और ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। एकदम आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे देन और आई के बीच में, अगर यहाँ पे देन और आई के बीच में अगर आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अगर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता है, अगर ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट और देन के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब है कि ही ऊपर वाले में है तो ये गलत हो गया, और हिम नीचे वाले में है, इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान है, लेकिन हाँ आसानी से समझने वाले होने चाहिए और आसानी से समझाने वाला होना चाहिए। जितने लोगों को इंग्लिश टफ लग रही होगी, चाहे लगती होगी अब तक, अब ज़रा इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद अब ज़रा आप देखो कि क्या सच में इंग्लिश टफ है, और अगर है तो आसान बनाया जा सकता है कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे ये मेरा जो फाउंडेशन का कोर्स है वो काम कर रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ताकि हर एक चीज़, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाने से ज़्यादा आपके किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, आपको सिखाने पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से आ जाए। दोस्तों, आज जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं आया, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा और चाहूँगा कि जितने लोग हैं वो नोट्स बना रहे हैं वो अच्छे से बनाएं, अच्छे से पढ़ें, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। और अंत में जाते जाते एक बार फिर से बोलूँगा कि जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, और अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि वो भी जुड़ें आपके साथ, वो भी पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं फिर पर्सनल प्रोनाउन के एक स्पेशल क्लास के साथ। ठीक है, संडे को स्पेशल क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।